जी नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास इन जीके पर। देखो क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। और इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर ये जो पार्ट नंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हमने यहाँ पे 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो पहले 4 पार्ट वो कंप्लीट देखिए, उसके बाद में आपको 5 नंबर ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। अब देखो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, कल हमने ये लघु बीजाणु दानी की ये जो संरचना बनाई थी। अब इस लघु बीजाणु दानी की संरचना को हम इतना सा पोर्शन इसके अंदर कट करके इसको अलग से बना रहे हैं, इसकी कोशिकाओं को हम शो कर रहे हैं। ये जो इतना सा पोर्शन है इसके अंदर, इस पोर्शन को हम यहाँ पे जूम करके थोड़ा अलग बनाएंगे, जिस कारण आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ सके अच्छे से कि भी ये चीज़ें है क्या यहाँ पे, ठीक है। और ये कोशिकाएं कैसे बनती हैं। तो हमने इसके अंदर लिखा था कि सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथेसियम होती है, फिर मिडिल लेयर होती है और फिर कौन सी होती है, टेपिटम। ये जो 4 परत है हमारे सामने, इन चारों परतों को हम यहाँ पे अलग से एक डायग्राम के अंदर शो कर रहे हैं। इनकी कोशिकाओं को हम दर्शाएंगे यहाँ पे, जिसके कारण ये कंप्लीट डायग्राम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिकाएं दर्शा रहे हैं। ये जो बाहर की तरफ हम जो कोशिकाएं दर्शाएंगे, इन बाहर वाली जो कोशिकाएं होती है इनको हम कहते हैं यहाँ पे, ध्यान में रखना, विशेष रूप से एपिडर्मिस। लघु बीजाणु दानी के अंदर बाहर वाली जो कोशिका होती है वो आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पे एपिडर्मिस। इनकी 2 परतें होती है यहाँ पे, ध्यान में रखना। तो 2 परत हम यहाँ पे शो करेंगे कि भाई हमारे पास में जो 2 परत है ये 2 परत किसकी हो जाएगी, यहाँ पे एपिडर्मिस की हो जाएगी, ठीक है। ये लो हमने यहाँ पे 2 परत यहाँ पे शो कर दी। फिर नेक्स्ट जो 3rd नंबर परत होगी वो 3rd नंबर परत, ध्यान में रखना यहाँ पे, वो एंडोथेसियम की परत। ये जो 3rd नंबर में परत दर्शा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो परत हो जाएगी ये कौन सी हो जाएगी, एंडोथेसियम की परत, ठीक है। ये 3rd नंबर परत। इसके बाद में जो 4th नंबर परत होगी यहाँ पे वो हो जाएगी आपके यहाँ पे मिडिल लेयर। कौन सी हो जाएगी, मिडिल लेयर। ये इस प्रकार त्रिकोणाकार होती है, आपकी षटकोणीय जो संरचना होती है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे मिडिल लेयर हो जाएगी, ठीक है। मैं वो बीज की संरचना है वो आपकी यहाँ पे शो कर रहा हूँ। मिडिल लेयर के बाद में जो मिडिल लेयर है इसकी भी यहाँ पे 2 अलग अलग परतें होती हैं। 2 परतों को हमने यहाँ पे अलग अलग शो कर दिया है, ठीक है। ये मिडिल लेयर की परत कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे। मिडिल लेयर की परत कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट जो परत की कोशिकाएँ होती हैं वो होती है यहाँ पे टेपिटम। कौन सी कोशिकाएं होती है, टेपिटम। तो ये जो मैं अलग से पिंक कलर से बना रहा हूँ ये कौन सी हो जाएगी, टेपिटम की कोशिकाएं हो जाएगी। ये लो टेपिटम की कोशिका, ठीक है। और इस टेपिटम की कोशिका के अंदर यहाँ पे केंद्रक उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा, केंद्रक। तो इन संरचनाओं को आप यहाँ पे समझ सकते हो कि सबसे बाहर की तरफ है, इस बाहर की तरफ जो कोशिकाओं की परत है इसको हम कहते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस। फिर ये जो 2nd नंबर जो ब्लू कलर है ये 2nd नंबर, ये हो जाएगी एंडोथेसियम। जो ब्लैक कलर से है ये हो जाएगी आपकी मिडिल लेयर। कौन सी हो जाएगी, मिडिल लेयर हो जाएगी। और जो नेक्स्ट है आपके सबसे अंदर की तरफ ये कोशिका हो जाएगी टेपिटम। और टेपिटम का कार्य हमने पढ़ा था, लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखो ये जो चारों परतें हमने पढ़ी है, एपिडर्मिस की, एंडोथेसियम की, मिडिल लेयर और टेपिटम, इन चारों के मैं आपको कार्य है वो कार्य अलग से यहाँ पे इस पेज के ऊपर यहाँ पे समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट के लिए। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो पराग कोश है इसमें ध्यान में रखना कि जो पराग कोश की भित्ति है वो पराग कोश की भित्ति 4 परतों की बनी होती है। कितनी परतों की बनी होती है, 4 परतों की बनी होती है, ठीक है। और सबसे पहली जो परत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे एपिडर्मिस। कौन सी, एपिडर्मिस। देखो लाइन टू लाइन कवर करने की भी हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एपिडर्मिस में आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि ये जो पराग कोश है उस पराग कोश भित्ति की सबसे बाहरी परत, आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो, मैं नोट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें करवा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे बाहरी परत है वो सबसे बाहरी परत कौन सी हो जाएगी, एपिडर्मिस। फिर 2nd नंबर, देखो 1st नंबर सबसे बाहरी परत और 2nd नंबर
ये ध्यान में रखना, जो परागकोश है उस परागकोश की सुरक्षा का कार्य करता है। किसका कार्य? सुरक्षा का कार्य करती है। ये जो परत है वो आपके परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। फिर देखो सेकेंड नंबर ध्यान में रखना, एंडोथेसियम। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? एंडोथेसियम हो जाएगी, ठीक है। और एंडोथेसियम जिसे हम यहाँ पे अंतस्थ ऊंचा भी कह सकते हैं। इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है ध्यान में रखना। ये जो एंडोथेसियम की जो परत है ये इंपॉर्टेंट है, और जो फैक्ट आपको ध्यान में रखने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्या? कि सबसे पहले ये परत होती है, यह परत एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। किसके नीचे पाई जाती है? एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। किसके नीचे पाई जाती है? एपिडर्मिस के नीचे। देखो डायग्राम से हम वापस क्लियर कर लेंगे, एक बार जो थ्योरी बता रहा हूँ, डायग्राम मैंने अभी आपको बताया था, तो अब थ्योरी से हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद वापस हम थ्योरी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ध्यान में रखना, सेकेंड नंबर पॉइंट, इनकी जो कोशिकाएं होती है, इनकी जो सेल्स होती है, वो सेल्स थोड़ी यहाँ पे मोटी होती है। क्या होती है यहाँ पे? मोटी। क्लियर बात है यहाँ पे। अब इन कोशिकाओं की विशिष्ट बात ये होती है कि इनकी जो कोशिकाएं होती है वो आर्द्रताग्राही होती है। कैसे होती है? आर्द्रताग्राही। आर्द्रता मतलब नमी को ग्रहण करती है, और आर्द्रताग्राही होने के कारण ये जो कोशिकाएं होती हैं एंडोथेसियम की, आर्द्रताग्राही होने के कारण ये परागकोश के स्फुटन में मदद करती है, ठीक है। परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। तो ये परागकोश के स्फुटन में क्या करती है? मदद। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे कार्य भी, परागकोश के स्फुटन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? स्फुटन का मतलब परागकोश का फटना, और जब परागकोश फटेगा तो परागकण क्या होंगे? यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर जो हमारे पास में परत थी वो थी आपके मिडिल लेयर, या जिसे हम कहते हैं यहाँ पे मध्य परत। तो देखो मिडिल लेयर है, इसकी कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, तो आप इसको याद ना करो तो भी आपके लिए चलेगा। नेक्स्ट होता है टेपिटम। टेपिटम का देखो हिंदी में नाम होता है पोषऊतक। क्या होता है यहाँ पे? पोषऊतक इसको कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि ये परागकोश की जो परागकोश है उस परागकोश भित्ति की सबसे भीतरी, मतलब सबसे अंदर की तरफ है, सबसे भीतरी या आंतरिक विशिष्ट परत है। क्या है? विशिष्ट परत है। अब ये ध्यान में रखना, ये जो परत होती है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ पे कि बीजाणुजन कोशिका को घेरे हुए रहती है। बीजाणुजन कोशिका उसको घेरे हुए कौन सी परत रहती है? टेपिटम की परत। क्लियर बात करेंगे हम यहाँ पे। देखो आपने कल हमने एक डायग्राम पढ़ा था इस टाइप से, तो आपने ये पढ़ा होगा। इसमें टोटल आपकी 4 परत थी इस टाइप में। ये लो 4 परत हम बना देते एक बार समझने के लिए। ऐसे ही तो था डायग्राम। अब सबसे अंदर की तरफ टेपिटम था इस टाइप से, और टेपिटम के अंदर बीच में क्या थी? आपके बीजाणुजन कोशिका। तो ये बीच में बीजाणुजन कोशिकाओं को घेरे हुए ये जो बाहर की तरफ ये जो परत है, जो मैं रेड कलर से दर्शा रहा हूँ, ये आपकी जो परत होगी ये कौन सी हो जाएगी? टेपिटम की परत। किसकी परत हो जाएगी? टेपिटम। और ये जो बीच में ब्लैक कलर से मैंने जो संरचना बनाई ये कौन सी हो जाएगी? बीजाणुजन कोशिका। तो बीजाणुजन कोशिकाओं को घेरे हुए कौन सी परत रखती है? तो वो टेपिटम होती है, जिसे हम यहाँ पे पोषऊतक भी कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी। यहाँ पे कल हमने ये वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा भी था। अब ध्यान में रखना यहाँ पे, ये जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं ये सघन जीवद्रव्य युक्त होती है, जीवद्रव्य युक्त होती। तो टेपिटम की कोशिकाएं ध्यान में रखना सघन जीवद्रव्य युक्त होती है, और इसके अलावा यहाँ पे बहुकेंद्रकी होती। बहुकेंद्रकी मतलब इसके अंदर केंद्रक होते हैं, वो अनेक सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं, कुछ नोट पॉइंट में यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं इसमें वसा की गोलाकार संरचना होती है। वसा की गोलाकार क्या होती है? गोलाकार
संरचनाएं होती हैं और इन गोलाकार संरचनाओं को हम कहते हैं यहाँ पे प्रोयूबिस्काई। क्या कहा जाता है? प्रोयूबिस्काई। तो प्रोयूबिस्काई किसे कहते हैं? तो टेपिटम की कोशिकाओं जो वसा की गोलाकार जो परत होती है उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? प्रोयूबिस्काई कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अब यहाँ पे आने वाला है और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो प्रोयूबिस्काई है हमारे सामने, ये प्रोयूबिस्काई एक विशेष प्रकार का क्या बनाता है? पदार्थ बनाता है और उस पदार्थ का नाम होता है यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो पदार्थ होगा हमारे सामने उसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये हमारे सामने पदार्थ बनाता है। स्पोरोपोलेनिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन होता है, ये क्या कार्य करेगा कि जो पराग कण हैं, पराग कण, उस पराग कण के बाह्य चोल का मतलब बाह्य आवरण, उस बाह्य चोल या बाह्य आवरण का निर्माण करता है। तो हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आई वो ये आई यहाँ पे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रोयूबिस्काई क्या होता है। प्रोयूबिस्काई ध्यान में रखना, टेपिटम की कोशिकाएं होती है उसमें वसा की गोलाकार परतों को क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काई। फिर बात ये निकल के आती है यहाँ पे इस प्रोयूबिस्काई क्या बनाता है? स्पोरोपोलेनिन बनाता है यहाँ पे विशेष तौर से। स्पोरोपोलेनिन क्या करता है यहाँ पे कि जो परागकण होते हैं उस परागकण के बाह्य चोल या फिर बाह्य आवरण का क्या करता है? निर्माण। ध्यान में रखना यहाँ पे, एक तो ये बात होगी हमारे सामने इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट बात ये होती है यहाँ पे टेपिटम के बारे में, साइड में यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। और क्या होती है बात नेक्स्ट यहाँ पे कि जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है, जो टेपिटम है उस टेपिटम का एक कार्य होता है कि वो जो पराग कण होते हैं उन पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है? पराग कण होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब अगर टेपिटम नष्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, टेपिटम नष्ट हो जाएगा तो परागकणों को पोषण नहीं मिलेगा, और परागकणों को पोषण नहीं मिलेगा तो ध्यान में रखना कि वो परागकण बंध्य प्रकार के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बंध्य का मतलब उसमें जनन करने की क्षमता नहीं रहेगी। ये विशेष तौर से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात? ये सारी जो मैंने चीज़ें बताई थी और यही चीज़ें मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। ये हमारे सामने लघु बीजाणुधानी की संरचना। सबसे बाहर की तरफ कौन सी? एपिडर्मिस, तो सुरक्षा का कार्य करेगी। बीच वाली जो परत है वो एंडोथेलियम, किसका? स्फुटन का कार्य। मिडिल लेयर का कोई कार्य नहीं होता है। टेपिटम परागकणों को पोषण प्रदान करता है और बीच में जो कोशिका है ये कौन सी हो जाएगी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका हो जाएगी। तो ये डायग्राम भी क्लियर, आप बायो के अंदर डायग्राम याद रखिए, थ्योरी आपकी यहाँ पे क्लियर होती जाएगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे हमने कल ये एक बात पढ़ी थी यहाँ पे कि भाई हमारे पास में इस डायग्राम को देखो, कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी, आपने लेक्चर नंबर 4 देखा है तो, कि भाई 4 लघु बीजाणु बनते हैं और चारों लघु बीजाणु किसके द्वारा जुड़े होते हैं? केलेज भित्ति के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? केलेज भित्ति के द्वारा जुड़े होते हैं। अब ध्यान में रखना, अब केलेज भित्ति के द्वारा लघु बीजाणु जुड़े होते हैं तो इनको हटाना तो पड़ेगा केलेज भित्ति से और तभी तो लघु बीजाणु बाहर निकलेंगे। तो इसको केलोज एंजाइम हटाता है। कौन सा? केलोज एंजाइम है वो इस भित्ति को क्या करता है? हटाने का कार्य करता है। जैसे हटाएगा तो ये लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे? मुक्त, और मुक्त हुए जो लघु बीजाणु हैं उनको हम क्या कहेंगे? पराग कण कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे? पराग कण कहेंगे। क्लियर हो गई यहाँ पे बात? चलो अब देखो नेक्स्ट, परागकण की डेफिनेशन होगी। एक जो डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन आती है हमारे सामने यहाँ पे पराग पिंड की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन आती है? पराग पिंड। इसको थोड़ा आप समझ लें। देखो पराग पिंड की डेफिनेशन क्या होती है कि कुछ पादपों में परागकण आपस में, कुछ पादपों में परागकण आपस में मिलकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं। एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं जिसे परागपिंड या इसे पोलेनियम
परागपिंड या पोलेनियम कहा जाता है। तो देखो कुछ पादपों में परागकण आपस में मिलकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं जिसे परागपिंड या पोलेनियम कहा जाता है। ऐसा किस में होता है? तो एग्जाम्पल ध्यान में रखना, आग के अंदर और एक आर्किड्स के अंदर। किसके अंदर? आर्ट्स के अंदर। मतलब उसमें परागकण आपकी इस प्रकार से एक थैलेनुमा संरचना होती है, इसके अंदर अनेक सारे क्या होते हैं? यहाँ पे परागकण होते हैं। तो इस प्रकार विशेष प्रकार की ये जो संरचना बनती है इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पराग पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराग पिंड। तो पराग पिंड की जो संरचना है वो भी आपकी यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।